हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 ऑफ आर वन शॉट सीरीज फॉर क्लास 11 फिजिक्स। जैसे कि आपने देखा, हमने सारे चैप्टर्स को वन शॉट के रूप में इस सीरीज में ख़त्म किया और यहाँ फोकस यही है कि जब आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो तो एक ऐसे वीडियो को रेफर कर पाएँ जहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हो। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली बिल्ड किया जाता है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेव्स, चैप्टर नंबर 14 है हमारी क्लास 11 का, और ये सारे टॉपिक्स है जो हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेवलेंथ और एंगुलर वेव नंबर को समझेंगे, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हम देखेंगे कि एयर में किस तरीके से साउंड ट्रैवल करता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन ऑर्गन पाइप और बीट्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। अच्छा, एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स बनाए गए हैं पूरे के पूरे आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड हैं, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैप्टर के रिस्पेक्टिव नोट्स मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स भी आप देख सकते हैं जहाँ पे सब कुछ मेंशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अटैच्ड हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहले फंडामेंटली समझते हैं कि वेव होती क्या है। देखिए, वेव इज नथिंग बट अ वे जिससे एनर्जी ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे फॉर एग्जांपल पहले समझ लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन को ग्रैब करना बहुत आसान होगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, मेरा जो थ्रोट है वो एयर के जो पार्टिकल्स है उन पे एक फोर्स लगा रहा होगा। अब वो पार्टिकल धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में भी एक इंट्रैक्शन है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, तो वो पार्टिकल जिनको हम धक्का देंगे वो वापस आएंगे, लेकिन वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का दे देंगे, और इसी तरीके से एक वाइब्रेशन की चेन ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? इससे हो सकता है कि अगर एक प्रैक्टिकली हम देखें तो यही जो मेरे गले से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ वो थोड़े समय में आपके कानों तक पहुंच जाएगा। मतलब कि जो साउंड एनर्जी मैंने प्रोड्यूस की वो एनर्जी आपके कानों तक पहुंच गई, लेकिन थ्रू दिस वाइब्रेशंस। दिस इज अ वेव। तो वेव कुछ नहीं है। वेव हम ये जो हम वेव सोचते हैं, नहीं, ये वेव नहीं है। ये वेव बेसिकली ये वेव का एक फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर को हम वेव बोलते हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स में वेव की बात करते हैं तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। इट्स अ डिस्टर्बेंस थ्रू विच, या कह लो disturbance of what? Disturbance of continuous vibrations in a medium through which energy travels from one point to another. Energy travels from one point to another. तो इस डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्चुअल ट्रैवलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो पार्टिकल्स को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पे सिर्फ जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है उसको ट्रैवल करने की जरूरत है, और उससे ही अपने आप एनर्जी ट्रैवल कर जाती है। तो फंडामेंटली बड़ी सिंपल सी चीज है। जब भी आप किसी मीडियम में एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं तो उस मीडियम में कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, और वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होना है वो फ्लो ऑफ वाइब्रेशन है, उसको हम वेव कहते हैं। और उस वाइब्रेशन का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी ट्रैवल हो रही है इन फॉर्म ऑफ दोज वाइब्रेशंस, है ना। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और लिखेंगे जो हमें आगे समझ आएगी कि द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स। अब ये आपको आगे समझ आएगा जो हम धीरे धीरे वेव्स के डेप्थ में जाएंगे। वाइब्रेट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब जब मैं अभी फोर्स लगा रहा हूं अपने गले से, तो जिस तरीके से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनके वाइब्रेशन भी, उनका इंडिविजुअल मोशन भी स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है, या स्पेस की जगह हम लिख सकते थे डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब ये कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे समझेंगे। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, है ना। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। ओके, एक मिनट।
टाइप्स ऑफ वेव्स, इक्वेशन ऑफ वेव, वेवलेंथ एंड एंगुलर पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे ओके ये वाला पार्ट हमारा आई थिंक, हाँ पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स में कितने डिफरेंट टाइप के डिस्टर्बेंसेस है, मतलब कुल मिला के हमें समझना है कि कितने डिफरेंट टाइप के डिस्टर्बेंसेस है। अगर अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी हम जिन वेव्स की बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। हम कौन सी वेव्स की बात कर रहे हैं? एक्चुअली में मैकेनिकल वेव्स की बात, क्योंकि हम मैकेनिक्स से रिलेटेड वेव्स या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को समझना पाते हैं। अब इस मैकेनिकल वेव का क्या मतलब है? वेव भी ऑन द बेसिस ऑफ उन्हें मीडियम चाहिए नहीं चाहिए, दो टाइप की होती है। एक मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम चाहिए होता है, जैसे साउंड, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये सारी हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं इन सब के वाइब्रेशन को, क्योंकि वाइब्रेशन का कॉन्टिन्यूस ही वेव है और वही एनर्जी को ले जा रहा है, इन सबको मीडियम चाहिए होता है। लेकिन लाइट जैसे जो एनर्जी है उसको आपका कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो अभी हम उन वेव पे फोकस्ड है जिनको मीडियम चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। मतलब हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती हैं। पहली जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है? बहुत सिंपल, अब देखो दो चीजें हैं, है ना, एक है डिस्टरबेंस की डायरेक्शन और एक है डिस्टरबेंस अपने आप में, एक है वाइब्रेशन। देखो एक है वाइब्रेशन, तो ये वो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, और ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन, इनका फ्लो किस डायरेक्शन में। दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि जहां पे फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस होंगे वहीं पे एनर्जी जाएगी। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशन इटसेल्फ, है ना, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से चेन ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, और वो चेन कहां जा रही है वो दूसरा फैक्टर है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्टिकल कहां वाइब्रेट हो रहे हैं, और फाइनली वो वाइब्रेट हो के उस पूरी चेन को किस डायरेक्शन में बना रहे हैं। समझते हैं इसको। जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसमें जैसे मान लीजिए साउंड वेव हो गई, है ना, इसमें क्या होता है ध्यान समझना। अगर मान लीजिए आपने एयर को पुश किया, साउंड वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसमें होता क्या है पहले ये देखते हैं फिर इसको लिखेंगे। इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। अब ध्यान से देखना, पार्टिकल लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करने लगते हैं जब आप इनको धक्का देते हैं, और आपकी वाइब्रेशन भी यहीं ट्रेवल हो रही है, साउंड भी यहीं जा रहा है ना। तो मतलब साउंड एनर्जी अगर हम लिख दें यहां जा रही है, इसका मतलब फ्लो ऑफ वाइब्रेशन, चेन ऑफ वाइब्रेशन राइट में जा रही है। और पार्टिकल कहां वाइब्रेट हो रहा है? पार्टिकल वाइब्रेशन वो भी राइट में ही हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है ना। तो जब पार्टिकल का वाइब्रेशन और एनर्जी जो चेन ऑफ वाइब्रेशन है ना, एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और वो एक पूरी चेन बना रहा है वाइब्रेशन की, वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, वो दोनों पैरेलल हो, तो उसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कब कहलाती है? when particle vibrates in the same direction of chain of vibrations, है ना। जो chain of vibration है जिसको हम एक्चुअली में वेव कह रहे हैं, अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे वो वेव कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा नॉर्मली साउंड एनर्जी में होता है। पानी में भी अगर वेव प्रोड्यूस होती है तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऐसा हर उस जगह होता है ना, जहां पे आपका मीडियम टाइटली बाउंड नहीं है, तो वो खुद भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगता है, वो खुद भी वेव के साथ आगे पीछे होने लगता है, ट्रैवल नहीं करता है, याद रखिएगा, बस वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन करना, ट्रैवल करना दो डिफरेंट चीजें हैं। वेव में कभी भी मीडियम ट्रैवल नहीं करता, इस बात को याद रखिए। हाँ, हीट वेव है ना, हीट वेव एक ऐसी वेव है जब उसमें बेसिकली कन्वेक्शन का मोड जब वो लेती है तो वो ट्रैवल करती है, लेकिन वहां पे वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में कैटेगराइज नहीं होती। जो दूसरा टाइप है वो ट्रांसवर्स है, उसमें वो कैटेगराइज नहीं होती। अभी हम जो कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल वाइब्रेट करेगा सेम डायरेक्शन में, इसमें चेन ऑफ वाइब्रेशन है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल होगी, यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं जो आपको कट टू कट याद रखनी है, वो वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन सेम होगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। लेकिन दूसरा टाइप क्या है? जो दूसरा टाइप है इसी वेव का, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, अब ट्रांसवर्स वेव क्या है, ध्यान समझिएगा। अब अगर हम स्ट्रिंग की वेव की बात करें, रस्सी की वेव की बात करें, है ना, जैसे गिटार में जब स्ट्रिंग होती है तो आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने यहां पे उसमें एक वेव प्रोड्यूस की इस तरीके से, है ना। कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि पार्टिकल पास में, तो ऑटोमेटिकली जब उसमें आप कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट ऊपर चले जाता है। तो कुछ ऐसी वेव एक प्रोड्यूस हुई। अब जैसे ये वेव प्रोड्यूस हुई, यही डिस्टर्बेंस आगे जाने लगा, यही डिस्टर्बेंस आगे जाने लगा, यही डिस्टर्बेंस आगे जाने लगा। अच्छा, यहां अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहां पार्टिकल ऊपर क्यों गया, आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे जाने के पास जाने की उसके पास मतलब उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा है कि उसे आगे नहीं जाने दे रहा है ना। इलास्टिक मटेरियल है तो वो क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है अपने आप को। तो अगर ज्यादा इलास्टिसिटी है, मतलब ज्यादा टेंडेंसी है अपने शेप को रिटेन करने की, तो वो उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करने देगा पार्टिकल्स को। तो होगा क्या यहाँ पे, जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारी जो वेव है वो राइट की तरफ ट्रेवल करने लगेगी। इंटरेस्टिंग बात कि हमने यहां पे प्लग किया, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो ये हो गई पार्टिकल मोशन, ये है पार्टिकल मोशन, और ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ वेव, ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ वेव। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल वाइब्रेट, यहां क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पहले क्या था, पहले पार्टिकल और वेव सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में आगे जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है कि ये है ना, ऐसे हो रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, और इस तरीके से आगे जा रहा है। तो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, है ना, ये पार्टिकल ये वेव, ये पार्टिकल ये वेव, ऐसे ऐसे। तो वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, वेव आगे पीछे हो रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, वेव आगे पीछे नहीं हो रही, वेव तो आगे ही ट्रेवल कर रही है। पार्टिकल ऊपर नीचे हो, तो पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे, पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे, पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे। ये वाला हाथ वापस नहीं आएगा, वेव आगे ही जाएगी, है ना। लेकिन पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, वही जो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ वेव रहेगा। ठीक है, ये कब होता है, किन मीडियम में होता है भाई, जिन मीडियम में जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होती है, उन मीडियम में आप यही देखेंगे कि वहां पे एक तरीके से ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स फॉर्म ऑफ वेव बनती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ आ गया, ट्रांसवर्स वेव समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई इन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा, तो अब देखिए, अब हम जब मैथमेटिकल स्टडी करते हैं तो मैथमेटिकली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी स्टडी उतनी ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट होती तो है, लेकिन वो बड़ी सिंपल होती है, क्योंकि वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन सेम है, तो एक लीनियर टाइप का मोशन वो कर रहा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो मोशन है वो है ट्रांसवर्स वेव का, जिसमें पार्टिकल और जो वेव है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वेव यहां जा रही है, मतलब चेन ऑफ डिस्टर्बेंस यहां जा रहा है, और पार्टिकल यहां जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। अब देखो, पार्टिकल मैंने कहा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो वाइब्रेट करते रहेगा ना, तो वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो थोड़ी देर में यही वेव आपको यहां दिखेगी, ऐसी, है ना, पार्टिकल ऐसी भी वेव बनाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर में आपको ये स्ट्रक्चर भी दिखेगा, थोड़ी देर में आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, और वाइब्रेट ऐसे ऐसे करने के कारण ये आगे वाले को भी ऊपर नीचे कर रहा है। अब देखो कैसे, समझो, जब ये नीचे आएगा तो ये इस वाले को भी नीचे लाएगा, ये इस वाले को नीचे लाएगा, इस वाले को नीचे, इस वाले को नीचे, इस वाले। अब ये नीचे आ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए ऊपर 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 ऊपर, क्यों, इलास्टिसिटी है ना, रीस्टोरिंग फोर्सेस है। तो एक और बात याद रखिए कि ट्रांसवर्स वेव में restoring forces are the cause of this, restoring force या elastic force are cause of this। ठीक है ना, restoring forces या elastic forces are
कॉज ऑफ दिस। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों पार्टिकल ऊपर नीचे आ रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्डिंग है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हैं, और उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ एनी पार्टिकल हम कहते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? तो जनरली अगर हम यहां देखें तो जो इक्वेशन निकल के आती है हमारी, वो आती है y इज इक्वल टू ए साइन, अभी इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बट अभी आप बस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कि किस फॉर्म की इक्वेशन होती है, किस फॉर्म की दिखेगी इक्वेशन। वो दिखेगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहां y क्या है, अब एक एक चीज समझते हैं। यहां y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देखिए, मैंने यहां पे आपके लिए एक चीज लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? देखिए, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, है ना, पार्टिकल को स्टडी करना इंपॉर्टेंट। हमें पता है वेव तो राइट में जा रही होगी, उसे स्टडी करना तो आसान है भाई, क्योंकि वो तो कोई डिफरेंट टाइप का मोशन नहीं कर रही, वो तो सीधे आगे जा रही है। लेकिन जो पार्टिकल है उस मीडियम का, जिसके थ्रू वाइब्रेशन आगे जा रहा है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस मूव करता है, जो आप यहां देख सकते हैं। तो यहां पे इसका मतलब y का मतलब क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। देखो पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है? पार्टिकल y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। अब एक पार्टिकल यहां पे भी है P1 एक सर्टेन डिस्टेंस x1 पे, और एक पार्टिकल यहां पे भी है P2 एक सर्टेन डिस्टेंस x2 पे। तो क्या इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, वो वेव की या वेव की डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो देखो ये उसका वो वाला पार्ट हो गया। ये क्या है? इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट ऑन वेव, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑन वेव है ये, जिस डायरेक्शन वेव जा रही होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट है ये। अच्छा, दूसरी चीज अभी हमने बोला, क्योंकि ये पार्टिकल रुका तो है नहीं, थोड़ी देर में नीचे ऊपर भी आएगा, मतलब टाइम के हिसाब से भी y चेंज हो रहा है। ये देखिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। तो जो हमने लिखा था वो दोनों चीज यहां पे आ गई कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोई भी पार्टिकल है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि वो वेव पे कहां है और वो कितने टाइम पे हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम कितने टाइम पे देख रहे हैं, है ना। तो इन दो चीजों पे वो डिपेंड करता है। चलिए अब कुछ बातें पहले क्लियर करें कि भाई हमने कहा कि पार्टिकल तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये तो हमें समझ आ रहा है। पार्टिकल अपनी प्लेस पे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन इट्स पोजीशन। हम ये लिख सकते हैं पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आप देखेंगे ना, पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? अपनी डायरेक्शन में SHM ही कर रहे हैं। तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? अपनी प्लेस पे SHM कर रहे होते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो वेव है इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे डिसाइड होती है, फिर उसके बाद फर्दर चीजों को धीरे धीरे देखेंगे। तो देखो अभी जैसे इस वेव को देख के हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये राइट में जा रही है लेफ्ट में, वो कभी भी नहीं समझ आए, क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टेंट पे इस चीज को देखेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे ये वेव की हम पिक्चर देख रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे उसका स्नैपशॉट देख रहे हैं, है ना। तो अब उसको देखने के लिए इक्वेशन से हमें समझना होगा। कैसे समझना होगा? अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं यहां पे भी मैं एक साइन कंसिडर कर लेता हूं इस जगह पे, ठीक है, मैं यहां पे भी एक साइन कंसिडर कर लेता हूं। अगर ये जो साइन है, मान लीजिए यहां पे मैं प्लस माइनस लगा लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर ये दोनों साइन सेम है, आप कन्वेंशन याद रखिए, अगर साइन सेम है, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, अगर या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो वेव कहां जाएगी? वेव जाएगी ऑपोजिट टू x। अब ध्यान समझना x क्यों लिखा, क्योंकि यहां मैंने x मान लिया, यहां मैं मान के चल रहा हूं वेव अभी x में या तो लेफ्ट में या राइट में जाएगी। अगर यहां पे y होता तो फिर पार्टिकल y में नहीं होता, पार्टिकल z में होता। भाई पार्टिकल और वेव को तो परपेंडिकुलर रहना है, तो मैंने केस ले लिया है बस, है ना। इसके और भी फॉर्म हो सकते थे कि भाई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के वाई, ये भी हो सकता था, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, वेव जहां जा रहा है और x जहां जा रहा है। तो मतलब ये जो दिखाता है, आप देखो यहां पे इसको लिख भी सकते हो कि ये वेव की डायरेक्शन दिखाता है। यहां जो x है ये क्या बता रहा है हमें? वेव की डायरेक्शन। लेकिन एग्जैक्टली कैसे समझ आएगा? वो साइन देख के समझ आएगा। अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव या नेगेटिव सेम है
तो ये ऑपोजिट टू एक्स जाएगा। अगर ये ऑपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है ना, अगर ये ऑपोजिट साइन के हैं तो ये इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स जाएगा, तो ये इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स जाएगा। अब एक्स की जगह अगर वाई है तो उसको वाई कर लेंगे, है ना, अगर वाई है तो वाई कर लेंगे, जेड है तो जेड कर लेंगे, वो डिपेंड करता है वेव कहाँ जा रही है। हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमारे पास क्वेश्चन हम देखें, अगर कुछ भी मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के जेड, है ना। तो अब डायरेक्शन लिखनी है, देखो बड़ा सिंपल है, अगर दोनों अपोजिट साइन है तो ये इसके प्लस में जाएगा, सिंपल है। तो इसकी डायरेक्शन हो गई प्लस एक्स, दोनों का साइन सेम है तो माइनस एक्स, दोनों का साइन अपोजिट है। अब देखो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो भाई साइन में से माइनस साइन बाहर निकाल लो। तो जैसे ही आप साइन में से माइनस साइन बाहर निकालोगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यह जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो साइन अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है, अपोजिट है तो हो गया अपोजिट है तो प्लस एक्स, है ना। अगर अपोजिट है साइन यहाँ पे तो प्लस, इस एक्स में प्लस। चलो यहां देखते हैं। अब यहां देखो साइन सेम है, सेम है मतलब कि सेम है मतलब कि यहां जो है उसका अपोजिट, तो माइनस जेड आएगा, अब एक्स नहीं आएगा। यहां समझ आ रहा है, मतलब जो वेव है वो जेड में जा रही होगी। अब प्लस जेड या माइनस जेड वो साइन देख के पता चल गया, अगर साइन सेम है तो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गई वेव की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब यहां पे कुछ फैक्टर और आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ए क्या है यहां पे, तो ए लिख लीजिए, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना। ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन वेव। पार्टिकल कितनी दूर जा रहा है मैक्सिमम, तो ये रहा आपका एम्पलीट्यूड, ये रहा प्लस ए, ये रहा आपका माइनस ए। इस तरीके से पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है प्लस ए और माइनस ए के बीच में, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है जी, चलिए तो अब हम पहले क्या देखेंगे, अब हम थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाएंगे और समझेंगे जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होती है और वो किस तरीके से हमें मिलती है हमारे किसके अंदर, हमारे इक्वेशन के अंदर। तो देखिए जो वेव है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिस्टरबेंस है। तो जितने डिस्टेंस बाद द डिस्टेंस आफ्टर विच द डिस्टरबेंस रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज डिस्टेंस आफ्टर विच डिस्टरबेंस रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। डिस्टरबेंस रिपीट्स इटसेल्फ, और जितनी देर में होता है इसी को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। मतलब कि जैसे यहां पे एक डिस्टरबेंस था, पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, कुछ पार्टिकल नहीं जा रहे थे, और यहाँ वाले पार्टिकल देखो फिर सिमिलर टाइप का डिस्टर्बेंस दिखाने लगे। तो ये जो डिस्टेंस है वेव की, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कहेंगे उसका लैम्डा या वेव लेंथ, इसी को हम कहते हैं वेव लेंथ। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल सकता है कि भाई वेवलेंथ मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हम एसएचएम तो पढ़ के आए हैं। तो हमें पता है भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, लैम्डा, वेवलेंथ के बराबर। किसकी, कौन डिस्प्लेस हो रहा है इसमें, वेव डिस्प्लेस हो रही है। अच्छा, एक डिस्टरबेंस जब खत्म होता है तो कितना, तो इसी टाइम को भी हम कहते हैं टाइम पीरियड टी, इसी को हम कह देते हैं टी। तो यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ वेव भी मिल जाती है, वो मिल जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कभी भी वेव की वेलोसिटी निकालनी हो तो आप लैम्डा अपॉन टी करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इक्वेशन में इसको देखें, इसी चीज को हम इक्वेशन में देखें, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लेते हैं या प्लस माइनस ले लेते हैं, मैटर नहीं करता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पे k जो है वो क्या होगा, है ना। तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है, बहुत क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि यहां पे ओमेगा टी एक एंगल होगा, है ना। ओमेगा टी क्या होगा, एक एंगल होगा, और इसी तरीके से के एक्स भी क्या होगा, एक एंगल होगा। ओमेगा टी भी एक एंगल है, के एक्स भी एक एंगल है। अच्छा, लेकिन यहां पे ओमेगा टी में ओमेगा क्या है,
तो सबसे पहला ओमेगा की बात लिखते हैं। ओमेगा को हम यहाँ कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कहाँ पे, एसएचएम में। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या फॉर्मूला होता है, होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और यहाँ जो k है उसी को हम कहते हैं वेव नंबर, जिसकी वैल्यू क्या आती है, जो क्या कर रहा है, जो डिस्टेंस को भी एक एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। देखो ध्यान से समझना, जो कोई भी पार्टिकल है, मान लो, है ना, जैसे ये पार्टिकल है, ये p, इस पार्टिकल की हमें पता है दो फैक्टर है इस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो किस डिस्टेंस पे वाइब्रेट कर रहा है और किस टाइम पे इसे देख रहे हैं, मतलब एक सर्टेन टाइम पे हम इसको देख रहे हैं ना। तो इसकी जो पोजीशन है वो x और t पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे जो पोजीशन का फैक्टर है उसको जब एंगल में चेंज करना होगा तो हमें एक ऐसा फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब हमें पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो बस याद करो, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब अगर मान लो ये एक फेज है, ये अल्फा, तो हम अल्फा को कैसे लिखेंगे, सोचो, हम अल्फा को लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये 2 पाई बाय लैम्डा को ही हम लिख देते हैं kx। समझ आया कि हम इस पाथ से फेज, इस पाथ से एंगल का कन्वर्जन करना चाहते हैं, इस पाथ से एक एंगल को लाना चाहते हैं। तो यहां पे यही वेव नंबर एक्चुअली कुछ नहीं है, जो एंगुलर कन्वर्जन है फेज का, उसी को हम k बोलते हैं। ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल। मतलब अब आप k और लैम्डा को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। जहां से आपको वेव लेंथ दी हो तो आप k निकाल सकते हैं, और k दिया है तो आप वेव लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए, तो हमें अब इस इक्वेशन के बारे में क्या क्या पता चल गया, देखो जरा। हमें y पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। t क्या है, इंस्टेंट है। k क्या है, वेव नंबर, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है। अब देखो मैं सारी जानकारी आ गई विद डायरेक्शन की ये इक्वेशन हमसे क्या कहना चाह रही है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस इक्वेशन में हम नई नई चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम पीरियड की बात करें तो अभी हमने देखा था जो टाइम पीरियड होता है t, वो क्या होता है, टाइम टेकन टू ट्रैवल लैम्डा, ऐसा कह सकते हैं हम। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है, तो सिंपल है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक सेकंड में जितनी वेव्स बन रही हैं। देखो अब ये समझना है, एक इंडिविजुअल वेव और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वेव दोनों को ही वेव कहते हैं। एक वेव हो या उसमें हजारों वेव हो, वेव उस कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन का बेसिकली टर्म है। वेव जब भी हम कह रहे हैं तो हम उसे एक वेव की बात नहीं कर रहे हैं, वो वेव स्ट्रक्चर वाला वेव है। तो देखो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो स्ट्रक्चर है इसे भी वेव कहते हैं, और जो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वाइब्रेशन है उसे ही वेव कहते हैं। तो एक वेव में मल्टीपल छोटी छोटी वेव्स होती हैं, तो वो नंबर ऑफ वेव जो एक सेकंड में किसी भी सर्टेन वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। हाँ, लेकिन यहां पे जब हम वेव को देख रहे थे तो सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी नहीं, एक फ्रीक्वेंसी और इंपॉर्टेंट है ओमेगा, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो किसके लिए है, वो पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं ना, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन हमें पता है, जैसे हमें पता है भाई कि क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन बन सकता है, और टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन बन सकता है ना। इस तरीके से रिलेशन बन सकता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो यहां से यहां भी टी टाइम में पहुंचती है। और अगर मैं पार्टिकल देखूं तो आप सोचिए, ये पार्टिकल भी तो यहां से ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है और फिर ऊपर आ रहा है, तो इतना भी देर इसको कितना लगेगा, इतना भी इसको टी टाइम ही लगेगा, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी देर में पार्टिकल अपनी पोजीशन वापस आता है, वेव एक लैम्डा ट्रेवल कर चुकी होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ओके, ठीक है, पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे स्टडी में चल रहे हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली वेव्स की बात करते हैं, रियल वेव्स की बात करते हैं, जैसे अब हम देखेंगे दो टाइप की स्पेशल वेव जो आपके सिलेबस में। पहला वेव्स है ये साउंड वेव ही, साउंड वेव कह लो, या क्योंकि देखो जब आप किस पे मैं बताता हूं, दो टाइप की वेव हम पढ़ने वाले हैं। पहला वेव ऑन स्ट्रिंग और वेव इन एयर,
है ना। लेकिन ये दोनों वेव अगर आप देखो तो जब भी वाइब्रेशन होते हैं ना तो एक आवाज आती है। तो नॉर्मली हमारे सिलेबस में जिस एनर्जी के अराउंड हम वेव जब भी बोल रहे हैं तो जिस एनर्जी का उनके दिमाग में इमेजिनेशन है वो साउंड ही एनर्जी है ना। तो चाहे वो स्ट्रिंग में हो, जब गिटार बजाते हैं तो आप देखो आप वेव ही तो बनाते हैं, आप एक वाइब्रेशन ही तो प्रोड्यूस करते हैं जिसका कॉन्टिन्यूएशन जब प्रोड्यूस होता है। और ऐसा क्या होता है उसमें वो हम देखेंगे आगे, लेकिन हमें साउंड के फॉर्म में वो सुनाई देता है ना। और ऐसा ही हम जब फ्लूट बजाते हैं तो भी हमें साउंड के फॉर्म में, बल्कि हम तो सिर्फ फूंकते हैं हवा को लेकिन वहां से साउंड निकलने लगता है। क्योंकि जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं, जब भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है, कोलिजन होता है, तो क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमें यही समझना है, हमें यही देखना है कि कैसे पहले तो वेव की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, फिर हम उसके अंदर जाएंगे। तो पहले हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ओके, ये ऑन अ स्ट्रिंग, अच्छा स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, तो ये तो हमने अभी देखा था कि भाई किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन टी। अच्छा, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछता है कोई तो वो हम dy बाय dt से निकालते, से निकालते। और y कितना था हमारा, हमें दिख रहा है a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो जो हम पार्टिकल की बात करते हैं तो x फिक्स कर देते हैं, है ना। जैसे ही हम x फिक्स करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा a साइन का जाएगा cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। x क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि पार्टिकल की बात तो किसी x पे करनी पड़ेगी, है ना। उसके x पे हमें उसकी वेलोसिटी देखनी है, उसकी वेलोसिटी तो ऊपर नीचे है, आगे तो है ही नहीं उसकी वेलोसिटी, तो x फिक्स कर दिया। इनटू इस पे चेन रूल लगाया इस पे, तो यहाँ पे ओमेगा और आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ जाएगा, तो ये जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर आप चाहें तो कॉस ओमेगा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और आप इस चीज को वापस y लिख सकते हैं, है ना। तो ये a ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप याद करो ये कैसा फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एसएचएम जैसा फॉर्मूला है। तो भाई सिंपल है ना, पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो आप सीधे ऐसे निकाल सकते थे, मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल लोगे अब इसका, कि भाई जब y जीरो होगा, जो अपने इनिशियल पॉइंट पे होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब वो y मैक्सिमा होगा, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है कभी भी पार्टिकल, तो y की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट यहां पे हमने, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकने, हाँ यहाँ पे y नहीं आएगा अभी, एक मिनट, हमें इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, इसके बाद हमें y भी a अंदर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये a स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे देखो जब a अंदर जाएगा तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा, इसको हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से, अब हम y को अगर जीरो रख दें, है ना, y को जीरो रख दें, देखो समझो, अगर हम y को यहाँ पे जीरो रख दें, यहां से मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, y को जीरो रख दें, y जीरो कहां होगा, तो देखो मैं यहां पे बताता हूं आपको, है ना। यहां पे देखो आप, अगर मैं एक वेव की बात करूं तो ये रहा मेरा y इक्वल टू जीरो, ये रहा मेरा y इक्वल टू ए। तो y जीरो पे अगर मैं बात करूं, y जीरो पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, देखो a ओमेगा आ रही है, जबकि y इक्वल टू ए पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, देखो जीरो आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, जब भी कोई मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई है तो उसका मतलब और डिस्प्लेस नहीं होगी, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जीरो ही होगी। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसी वेलोसिटी वेव को वापस कैलकुलेट करें, लेकिन स्ट्रिंग के लिए कैलकुलेट करें, तो डायमेंशनल मेथड उसमें लगती है, जिसका डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी परेशान मतलब नहीं होना है। डेरिवेशन में आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई स्ट्रिंग आपको गिवन हो, है ना, एक स्ट्रिंग आपको गिवन हो, इस पे आपकी वेव बन रही हो, आपको क्या क्या गिवन हो, आपको टेंशन स्ट्रिंग गिवन होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, मास गिवन होना चाहिए, एंड लेंथ गिवन होनी चाहिए। तो डायमेंशनल मेथड से इसे कैलकुलेट करते हैं। अगेन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर इज की जो वेलोसिटी ऑफ वेव, याद रखना वेव की वेलोसिटी, एनर्जी की वेलोसिटी की बात चल रही है, वो आता है अंडर रूट टी बाय म्यू, जहां पे टी क्या है, जहां पे टी है टेंशन, और म्यू जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना।
देखो इस वीडियो को बनाते हुए मैंने ये ध्यान रखा है कि, है ना, मुझे पता यहाँ तक आते आते आप ना बहुत एक तरीके से बर्डन हो जाते हो, तो मैंने इस खासकर चैप्टर को क्रिस्प, ऐसा कि इस चैप्टर में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बातें समझ के न्यूमेरिकल बनाने में फोकस रखना है। तो कट टू कट मैं बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आप जब देखें इस वीडियो को तो एक फ्लो आपका बन जाए, आपको बातें समझ आ जाए। क्या होता है ना, इन एंड चैप्टर्स में हम बह जाते हैं कॉन्सेप्ट्स में, और मतलब हमें बहुत कंफ्यूज फील होता है कि यार ये कैसे चीजें चल रही हैं, क्या चीजें हैं, बट एक्चुअली में चीजें सिंपल है अगर आप बस कट टू कट उन पे ध्यान दें। क्रिस्प बातें याद रखें कि वेव क्या है, फ्लो ऑफ वाइब्रेशन है, और उसमें जो सर्टेन वाइब्रेशन है उसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उसे वाइब्रेशन कह रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, वो एसएचएम कर रहा है। इतनी सी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को बस आप ध्यान से रखें। अब एसएचएम की सारी स्टडी पार्टिकल के लिए लगा दें, और वेव की तो बेसिक स्टडी है, वेव तो आगे जा रही है लीनियरली, तो उसमें तो बहुत सिंपल धीरे धीरे अपने फॉर्मूले आते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसी वेव को साउंड के फॉर्म में, मतलब एयर कॉलम में देखें, है ना, तो एयर कॉलम में देखें तो वेव इन एयर कॉलम। अब एयर कॉलम या एयर में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो वेव है ना वो ट्रांसवर्स नहीं बन पाती, वो लॉन्गिट्यूडनल बनती है। वो कैसी बनती है, वो लॉन्गिट्यूडनल बनती है, याद रखिएगा। मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों वाइब्रेशन होती है, क्योंकि एयर कॉलम मैंने आपको बताया इसकी इलास्टिसिटी उतनी होती नहीं है, तो पार्टिकल को पकड़ के नहीं रख पाती, तो पार्टिकल भी वेव के साथ आगे पीछे वाइब्रेट करने चलते हैं। तो इस वे में जब आप वेलोसिटी देखेंगे तो ये वेलोसिटी जो है ये विल डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना, एयर हुआ या कोई मीडियम हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगी। देखो क्योंकि ना ये जरूरी नहीं है सिर्फ एयर में हो, ये वाटर में भी हो सकती है, किसी लिक्विड में हो सकती है, तो उसकी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करने वाली है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीडियम के लिए देख सकते हैं। जैसे अगर हम फ्लूइड्स की बात करें फॉर एग्जाम्पल, है ना, फ्लूइड जैसे मीडियम की बात करें फॉर फ्लूइड्स, तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव का हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यहाँ बल्क मॉडुलस क्या है, ऑब्वियसली बात है बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम है। तो देखो जब हम एयर की बात करते हैं ना, तो एयर को भी हम अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा माने तो उसे एक फ्लूइड फॉर्म में मान सकते हैं। नॉर्मली जो हैवी गैसेस होती है उनको हम एक फ्लूइड के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फ्लूइड के लिए या लिक्विड के लिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, है ना, और डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, वेलोसिटी ऑफ वेव की बात चल रही है। अगर हम बात करें मान लीजिए सॉलिड्स की, है ना, तो सॉलिड में बल्क मॉडुलस की तो बात होती नहीं है, तो सॉलिड में यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, क्योंकि यहां पे यंग्स मॉडुलस रिलेवेंट प्रॉपर्टी होती है जो कंट्रीब्यूट करती है। याद है आपको जो मैंने आपको डायमेंशनल मेथड बताई थी, क्योंकि वो इस साल इंक्लूडेड नहीं थी लेकिन हमने इसको इनिशियली कवर किया था। तो डायमेंशनल मेथड से हम इनको कर रहे हैं, कुछ नहीं कि भाई जो वेलोसिटी है वो यंग्स मॉडुलस के पावर ए पे डिपेंड कर रही है और डेंसिटी की पावर बी पे डिपेंड कर रही है, बस इतना सा है। आप पता है दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर करेंगे आपके फॉर्मूले आते जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको कवर नहीं कर रहा। इसमें अगर कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन होता तो हम इसको डेफिनेटली देखते। इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, यंग्स मॉडुलस, और यह जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ मटेरियल या मीडियम। ठीक है, अच्छा यही अगर आपका गैसेस के लिए बन जाए, यही फॉर्मूला अगर आपका गैसेस के लिए बन जाए, तो गैसेस के लिए क्या होता है। अब देखो गैसेस के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, क्योंकि इन दोनों के लिए तो सिंपल थी स्टडी, लेकिन गैसेस बड़ी डायनेमिक होती हैं। तो गैसेस के लिए क्या करते हैं हम, इन गैसेस हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि गैसेस की थोड़ी सी भी डेंसिटी बढ़ी तो फ्लूइड की तरह एक्ट करने लगती है। लेकिन क्या हम गैस का बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो आप याद करिए जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे तब हमने एक रिलेशन निकाला था गैसेस के बल्क मॉडुलस और गैसेस की एक प्रॉपर्टी में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, यही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मुझे एक पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं किसी भी गैस को स्टडी करूं तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका PV इज इक्वल टू NRT। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैं स्टडी करूं तो ये कांस्टेंट होकर, तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो पहले इसको चेंज करेंगे इनटू V प्लस इसको चेंज करेंगे इनटू P, है ना,
इज इक्वल टू आ गया, ये डेल्टा पी होगा, है ना, याद रखना डेल्टा पी मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगा रहे हैं, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, लेकिन वो हमें पता है कि गैसेस के लिए उसी को हम प्रेशर लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये जीरो आ गया। हम यहां से क्या है ना, डेल्टा पी इंटू वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी इंटू पी लिख लेते हैं। और अगर हम इसको फर्दर निकालें तो हमारे पास देखो कुछ आ रहा है, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस, ये माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि भाई कंप्रेस हो रहा होगा, या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू हमारी आ रही है पी। मतलब कि किसी पॉइंट का अगर आपको प्रेशर दिया हो गैस का, तो आप इस क्वांटिटी को इससे रिप्लेस कर सकते हो। देखो ये क्वांटिटी क्या है, यही क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखो, अगर कंप्रेशन की मैं बात लेके चलूं तो यही क्वांटिटी मेरा बल्क मॉडुलस है, देखो, है ना। मतलब अगर मुझे बल्क मॉडुलस ऑफ गैस नहीं दिया, प्रेशर दिया है, तो मैं उसको उससे रिप्लेस कर सकता हूं। सो मेरा वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला गैसेस के लिए क्या बन जाएगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी बन जाएगा। ये बात को याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हमने कब निकाला, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला। कब निकाला ये फॉर्मूला हमने, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला, ठीक है। हमने मान लिया कि जब साउंड या एनर्जी ट्रैवल हो रही है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ट्रैवल हो रही है। अच्छा, क्या ये बात अपने आप में ट्रू है कि हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे ही ट्रैवल होगी? ऐसा भी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि लैप्लेस करके एक साइंटिस्ट, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन फॉर्मूला है। बहुत पहले ही न्यूटन ने इस बात को समझ लिया था कि इस तरीके से स्पीड जो है वो इस तरीके से स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी इन प्रॉपर्टीज पे। लेकिन लैप्लेस करके एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि भाई जरूरी थोड़ी है कि जब वेव जाए तो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाए। और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, अगर आपको वेव की स्टडी करनी है तो आपको उसे नो लॉस ऑफ हीट मान के करना पड़ेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस मान के करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू फिर से डिराइव की, है ना। और इस कांस्टेंट की वैल्यू किससे डिराइव की? उन्होंने बोला भाई आप पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मान रहे हो, ये नहीं मानना है, आप मानोगे पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। याद है आपको एडियाबेटिक इक्वेशन? और आप इससे चीजें निकालो, चलो निकालते हैं। तो डेल्टा पी इंटू वी की पावर गामा प्लस गामा वी की पावर गामा -1 इंटू डेल्टा वी इंटू पी इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमें इस पे फोकस रखना है। देखो तो इसका आ जाएगा डेल्टा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा वी की पावर गामा अपॉन वी डेल्टा वी इंटू पी। वी की पावर गामा से वी की पावर गामा कट गया, तो डेल्टा पी इसको नीचे ले आओ, डेल्टा वी इसको इसके ही नीचे ले आओ, वी माइनस में इज इक्वल टू गामा पी, और यही आपका बल्क मॉडुलस है। तो अब जो आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव आएगी, एक्चुअली करेक्टेड जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं है, वो कांस्टेंट हीट पे, हीट एक्सचेंज 0 होना चाहिए, वो आएगी आपकी बल्क मॉडुलस को आप पी से नहीं, प्रेशर से नहीं, गामा पी अपॉन गामा पी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो समझ आएगा कि आपको लैप्लेस करेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है या न्यूटन को के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको एक गामा दिया हो जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जो सीपी अपॉन सीवी से आता है या फिर 1+2/f से आता है, ठीक है ना। तो अगर आप उससे निकालें इस चीज को तो गामा की वैल्यू आपको याद है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होगा, उससे हमने गामा की कैलकुलेशन की थी, कैसे हमने रिलेट किया था, मोनो एटॉमिक के लिए अलग आती है, डाई एटॉमिक के लिए, तो वो अलग अलग एटॉमिसिटी पे फिर डिपेंड करने लगती है ना। तो उस तरीके से आपका वेलोसिटी ऑफ वेव का ये फॉर्मूला आता है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट फेज ऑफ पूरा पार्ट खत्म होता है, जहां पे हमने बेसिक जो बात थी वेव की सारी देख ली। अब हमें देखना है कि अगर दो वेव एक दूसरे से मिलने लगे तो कैसे इंटरेक्ट करेंगी। मतलब मान लीजिए हमारी एक वेव है, अब वेव, जब भी मैं वेव बोलता हूं तो अब ये वेव मत सोचा करो, एनर्जी। जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से मिलेगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो देखो एक मैं आपको ड्रॉ कर करके दिखाता हूं। अगर ये वेव ऐसे मिल जाए, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट या दोनों का जो क्रेस्ट है, अब ये तो हमारे 9th क्लास के टर्म्स है ना, क्रेस्ट और ट्रफ। तो जो टॉप मोस्ट एम्पलीट्यूड होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। जब ये इस तरीके से मिल जाए कि एक का क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से मीट करने लगे, तो आप देखेंगे यहां पे जो वेव है वो इस तरीके से बनने लगेगी, ऐड हो जाएगा। बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये A1 है, A2 है, तो ये A1 + A2 हो जाएगा। इस टाइप की मीटिंग को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मीटिंग। एक और टाइप की सुपरपोजिशन या एडिशन होता है। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गया। एक और टाइप की होती है
जहां पे आपकी वेव ऐसे मिल जाती है ना, अपोजिट मिलती है, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल जाता है, तो आप फाइनल आउटपुट देखेंगे ऐसी आ जाएगी आपकी, है ना, आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इस टाइप की मीटिंग को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मीटिंग। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से सेम डायरेक्शन में मिलती है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती है। तो ऐसे कितने केसेस हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट केसेस, ये तो दो स्टैंडर्ड केसेस थे। अब भाई रैंडम भी मीटिंग हो सकती है, कोई आधा ऊपर जा रहा हो आधा नीचे जा रहा हो, कोई कहीं पे हो, है ना। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिकली अगर हम सुपरपोजिशन को देखें तो उसका सिंपल मतलब होता है वाई नेट, वो क्या होता है y1 प्लस y2। तो दो वेव को अगर आप सीधे सीधे ऐड कर दें, साइन ओमेगा 1 t प्लस k1x को आप एक दूसरी वेव से ऐड कर दें ओमेगा 2t प्लस k2x, तो आपका जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, नेट इक्वेशन आएगी, वो एक नई वेव होगी। इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब हमारे सिलेबस में जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइप का सुपरपोजिशन है। कैसा सुपरपोजिशन, देखो रैंडम सुपरपोजिशन तो दुनिया में होते ही रहते हैं, जैसे कि जब आप क्लास में बैठे हो और बहुत सारे बच्चे बात करो तो सबका सुपरपोजिशन हो रहा होता है, सबकी वेव मिल रही होती है, सबकी साउंड ऐड हो रही होती है, तो इतनी रैंडमली वो ऐड हो रही होती है कि अगर कोई दूर से सुनेगा तो किसी की आवाज नहीं समझ आती, उसमें बस एक हमिंग मरमरिंग साउंड समझ आती है, ऐसा समझ ही नहीं आ पाता कि कोई क्लियरली कोई बात करे, ऐसा लगता है सब कुछ रैंडम बात करे और किसी का साउंड क्लियर नहीं, क्योंकि रैंडमली सुपरपोजिशन हो रहा होता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड और एक सिमेट्रिक वे में सुपरपोजिशन होता है तो साउंड बहुत प्यारा सुनाई देता है और वहां से एक नए टाइप की चीज हमें समझ आती है, इसे हम नोट्स कहते हैं, या म्यूजिक वहां से निकलता है अगर एक स्टैंडर्ड टाइप की सुपरपोजिशन हो। उस स्टैंडर्ड टाइप की सुपरपोजिशन को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। देखिए स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इसको पहले फिजिकली देखते हैं। जब भी दो वेव, एक वेव जो राइट में जा रही हो और वो एक ऐसी वेव से मिले जो लेफ्ट में जा रही हो, है ना, एक वेव जो राइट में जा रही है और एक जो लेफ्ट में जा रही हो, अगर दो वेव मिले जिनका क्या क्या सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, याद रखना है एम्पलीट्यूड सेम हो, जिनका ओमेगा टाइम पीरियड सेम हो, तो इसका मतलब ओमेगा भी सेम है। अगर दो वेव जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए मिल जाए, है ना, तो जो नई वेव बनेगी उसे हम कहते हैं एक सुपरपोजिशन या एक स्टैंडिंग वेव। तो आपको जो वेव देखने को अब मिलेगी वो कुछ इस टाइप की वेव देखने को आपको मिलेगी। होगा क्या कि जितनी एनर्जी इधर जा रही है उतनी एनर्जी इधर जा रही है, लेकिन वो ऐड हो रही है, तो आपको एक ऐसी वेव देखने को मिलेगी जो आपको लगेगा ना तो लेफ्ट जा रही है ना राइट। क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों तरफ ट्रेवल हो रही है। तो आपको एक ऐसी वेव दिखना स्टार्ट हो जाएगी जो आपको एक खड़ी हुई वेव की तरह लगेगी। कैसी लगेगी? आपको वो वेव खड़ी वेव की तरह लगेगी, कि स्टैंडिंग वेव की तरह लगेगी। अभी इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो और क्लियर होगा कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है ना। तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है पहले ये समझते हैं। देखो ये करना कैसे पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से। आप क्या करो, जब भी किसी वेव को आप ट्रेवल करवा रहे हो उसको एक इलास्टिक बाउंड्री से टच करवा दो, तो होता क्या है, वेव ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी टकराएगी और वो यहीं से वापस आ जाएगी सेम, बिना कुछ एनर्जी लूज किए। और जैसे ही वो वापस आएगी तो ये दोनों सुपर इंपोज करके एक इस तरह की वेव बनाएंगे जिसे हम फाइनली बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। अभी सिर्फ इसका फिजिकल पार्ट समझो। देखो फिजिकली स्टैंडिंग वेव को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ आप इसको देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके क्या करें, गिटार स्ट्रिंग इन स्लो स्पीड देखें तो आपको एक्चुअली ये विजुअली दिखेगी भी कि कैसे जो स्ट्रिंग है उसमें आपने जो एनर्जी दी तो वो ट्रैवल नहीं कर रही है। देखो आज तक जो एनर्जी थी वो ट्रैवलिंग थी, वो आगे जा रही थी, लेकिन गिटार की स्ट्रिंग में क्या होता है, वो एनर्जी इधर इधर ऑसिलेट करने लगती है, इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाती है, इधर से इधर। तो जब वो इधर से इधर जाके वापस जाती है तो दोनों एनर्जी मिल भी जाती हैं, उसके कारण एक स्टैंडिंग वेव बनती है। अब स्टैंडिंग वेव से आपने बोला सर म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, ऐसा कैसे? क्योंकि अब आप देखो इन स्टैंडिंग वेव में एक डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट हमें मिलने लगते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमेशा मिनिमम एम्पलीट्यूड पे होते हैं। देखो यहां पे जो आप देखो, यहां पे y जो है वो हमेशा मिनिमम होगा और यहां पे देखो इन पॉइंट पे y हमेशा मैक्सिमम होगा। क्यों? अभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे तो और समझ आएगा, बट ऐसे पॉइंट्स बनने लगेंगे।
इन्हीं पॉइंट्स को हम नोड और एंटी नोड कहते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स और एंटी नोड। तो बेसिकली जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं इनको हम कहते हैं नोड्स, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं इनको हम कहते हैं एंटी नोड्स। अब हम थोड़ा सा इनकी मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं तो हमें और फील आएगी कि ये एक्चुअली मैथमेटिकली कैसे विजुअलाइज होते हैं। और देखो याद रखना, इस चैप्टर को मैंने आपसे बोला है जितना हो सके मैथमेटिकली समझो, फिजिकली इमेजिन करने में मत जाओ। मैथमेटिकली समझोगे सब कुछ बहुत ही आसान होगा, बहुत इजी तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी। चलो, तो यहां पे हमने दो वेव कंसिडर कर लिए, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जो टाइम है उसके फैक्टर को इवेंचुअली आगे कंसिडर करना चाहते हैं प्राइमरीली, आप आगे देखेंगे सिर्फ टाइम का फैक्टर हमारे लिए जरूरी पड़ेगा, तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इसमें से भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं। देखो हमें पता है ऑपोजिट साइन होने चाहिए, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए अभी इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैसे? हम इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लें, क्या तो भी ये प्लस एक्स में ही जाएगी? सोचिए ऑपोजिट साइन मतलब प्लस एक्स, और के एक्स प्लस ओमेगा टी लिख लें तो भी ये नेगेटिव एक्स एक्स में जाएगी। तो स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी। तो ए कॉमन आ गया, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है जी, देखिए जरा, तो इनको यहां पे मैंने ऐड किया है, तो ए कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ पहले साइन ए कॉस बी वाले टर्म बच गए। अब ये बच गए तो इनको ऐड किया तो ट्वाइस ही हो गया, तो हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ वेव ये आ गया। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है जो आपको ध्यान देनी है। अगर हम जनरली इस वेव की इक्वेशन को देखें तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें से जो फैक्टर है डिस्टेंस का वो हट चुका है। पहले क्या हो रहा था समझो, पहले जो एनर्जी थी वो ट्रैवल कर रही थी, अब ट्रैवल नहीं कर रही है। यहां से समझ आ रहा है कैसे? क्योंकि ये जो पार्ट है इस वेव का एक्चुअली वो एम्पलीट्यूड में कवर हो चुका है। ये जो पार्ट है ये दिखा रहा है कि पहली चीज जो वेव है अब वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही है, जो एनर्जी है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। आप कहेंगे सर कर तो रही है, नहीं, एक्चुअली ये पार्ट उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन को दिखा रहा है कि अब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमा से मैक्सिमा, मैक्सिमा से मिनिमा, मिनिमा से मैक्सिमा, मैक्सिमा से मिनिमा ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड की वेरिएशन दिखा रहा है, और ये पार्ट ये दिखा रहा है कि एक्चुअली देखो ये तो एसएचएम टाइप की इक्वेशन नहीं हो गई। सोचो, याद करो, एसएचएम टाइप की इक्वेशन हो गई, होना भी चाहिए भाई। गिटार में जब आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो तो क्या करती है, वो एनर्जी तो वहीं वहीं ऑसिलेट करते रहती है। वो ये पार्ट दिखा रहा है कि जो वेव है वो एसएचएम कर रही है, जो एनर्जी है वो एसएचएम कर रही है, और एम्पलीट्यूड इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन निकाल सकते हैं। नोड्स क्या था? जहां पे ए नेट मैक्स होता है, सॉरी जहां पे ए नेट मिनिमम होता है जो कि 0 होता है। तो अगर नेट एम्पलीट्यूड को 0 करना है, मतलब कि इसकी देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो सकता है, और इसको 0 करने के लिए के एक्स की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0 या पाई या 3 पाई, है ना, डैश डैश डैश। तो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो सारे पाई पे, एक्चुअली ये तो 4 पाई पे भी इतना ही आएगा, है ना, 2 पाई 3 पाई सब पे यही आएगा। ये तो सही बात है ना, सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे इतना आएगा, तो ये n पाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई k, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो हो जाएगा n लैम्डा बाई 2। एक मिनट, साइन 0 0 होता है, साइन पाई कितना होगा, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 0 आ जाएगा। साइन 3 पाई कितना होगा, यहां पे 2 पाई पहले लिखना था फिर 3 पाई, ठीक है। तो n लैम्डा बाई 2 है ना, n लैम्डा बाई 2 हमारे क्या बन जाएंगे, हमारे नोट्स बन जाएंगे। देखते हैं भाई क्या ऐसा हो रहा है, देखो जरा, देखो आप, तो ये रहा लैम्डा और ये रहा लैम्डा बाई 2। देखो पहले लैम्डा बाई 2 पे पहला नोट ना आया, इवन n इक्वल टू 0 पे देखो पहला नोट है, ये 0 पे 0, n इक्वल टू 1 पे देखो लैम्डा बाई 2, देखो दूसरा नोट, ये तीसरा नोट देखो 1 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 2, ये पूरा तो लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाई 2, ये देखो फिर से नोट 3 लैम्डा बाई 2 पे नोट 4 लैम्डा, ये सब लैम्डा बाई 2 ही तो है, ये पूरा लैम्डा कहा था। तो हाँ बिल्कुल सही जा रहा है मामला। अच्छा, अगर हम इसी तरीके से एंटी नोड्स की बात करें तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, 2a होता है।
अगर एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना है मतलब इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमा, इसका मैक्सिमम मतलब इसको 1 करना है। मतलब kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 90 होनी चाहिए, या 3π/2 होनी चाहिए, या फिर 5π/2 होनी चाहिए। भाई ऑड मल्टीपल्स तो π/2 होनी चाहिए। इवन मल्टीपल पे तो खेल हो जाएगा, इवन मल्टीपल पे तो पाई आ जाएंगे, तो ऑड मल्टीपल पे ये हमेशा 1 या -1 आएगा। -1 ये दिखाता है बस कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैक्सिमा वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। आप देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अगर हम ध्यान से देखें 2n - 1 π/2k, और k की वैल्यू अगर मैं 2π/λ रख दूं तो यह जाएगा 2n - 1 इंटू λ/4 आ जाएगा। देखो जरा इसमें रखो n = 1 रखो, तो 2 1 जा 2 - 1 1 λ/4 में पहला एंटी नोड आना चाहिए। देखो जरा ये लैम्डा, ये λ/2, ये λ/4, देखो पहला एंटी नोड, फिर λ/4 λ/4 λ/4, 3 λ/4 पे दूसरा एंटी नोड, है ना। देखो 2 2 जा 4 - 1 3, तो इस तरीके से एंटी नोड आते जाएंगे। ठीक है जी। अब इन्हीं को हमें धीरे धीरे कहाँ कहाँ पढ़ना है, अब इन्हीं को हमें स्ट्रिंग पे पढ़ना है, इन्हीं को हमें अलग अलग चीजों पे पढ़ते जाना है। हमें अभी ऑर्गन पाइप देखना है, तो बस अब हमारा क्या बचा है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग बचा है, वेव्स इन ऑर्गन पाइप बचा है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खात्मा। ठीक है। अब वेव्स इन स्ट्रिंग तो एक तरीके से हम पढ़ चुके हैं। देखो क्या पढ़ लिया हमने कि भाई अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसमें कैसे कैसे स्टैंडिंग वेव हो सकती है, तो उसके पैटर्न हमें देखने हैं। सबसे पहली तो ऐसी हो सकती है कि एक वेव जाए, टकराए और वापस आ जाए, ऐसी बन सकती है। दूसरा हो सकता है एक वेव यहां पे जाके यहां से टकराए और फिर वापस आ जाए, ऐसी हो सकती है। तीसरी हो सकती है एक वेव ऐसी जाए और ऐसी जाए और फिर ऐसी वापस आ जाए, ऐसी हो सकती है। ऐसे कितनी सारी, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग वेव्स बन सकती है। तो हम एक जनरल पैटर्न देखना चाहते हैं कि भाई जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और जो लैम्डा ऑफ वेव है, क्या हम इसमें कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, और अगर हम इसमें कोई रिलेशन निकाल सकते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। फिर ये जो स्ट्रिंग पे एक वेव बनी, बड़ी सी वेव बनी, ये कैसे बनेगी, आप धीरे से प्लग करेंगे, ये कब बनेगी, आप तेज प्लग करेंगे, ये कैसे हमें साउंड वाइज कैसे डिफरेंट देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा, वो साउंड कैसे अलग अलग लगेगा वो अब हम देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जनरली देखें, तो हमारा जो एल का फॉर्मूला आ रहा है, या तो वो देखो, या तो वो λ/4 आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, देखो सॉरी λ/2 आ रहा है ना, या तो वो λ/2 के इक्वल आ रहा है, या फिर वो 2 λ/2 के इक्वल आ रहा है। देखो यहाँ ये λ/2 है ना, तो ये 2 λ/2, या वो 3 λ/2 के इक्वल आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जो स्ट्रिंग पे जब वेव बनती है तो उसका जो लेंथ आता है वो जनरली ऐसे आता है 2n - 1 λ/2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, बोलिए। और अगर ऐसा है तो मैं यहां से लैम्डा निकाल सकता हूं, जिसकी वैल्यू आएगी 2l/2n - 1। ये मैंने अपनी वेवलेंथ और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में एक रिलेशन निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है बताइए, मुझे इस चीज से मेरा फॉर्मूला पता है, वेव की वेलोसिटी मुझे पता है। क्या पता है भाई, कि वेव जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, और इसी 1 टाइम को मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। तो ये जाएगी वी वेव इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लूं तो हो जाएगा वी वेव अपॉन लैम्डा। अब क्या मैं बताना चाह रहा हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर हम सेम मान लें, वेलोसिटी वेव तो हम अलग फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन यहां हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो हो जाएगा वी वेव अपॉन लैम्डा। यहाँ नीचे 2l आ जाएगा और ऊपर 2n - 1 आ जाएगा। हम चाहें तो वी वेव का फॉर्मूला भी रख सकते हैं, याद है आपको, √T/μ, लेकिन मेन बात है 2n - 1/2l। ये जो चीज आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहां पे रख लेते हैं आगे, यार 2n - 1/2l अंडर √T/μ। ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का फॉर्मूला आ रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो हम n = 1 रख रहे हैं, तो यहां पे कितना आ रहा है, देखो n = 1 के लिए यहां फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 - 1 तो 1/2, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 1/2l इंटू वी, ऐसे लिख लें अभी, है ना, v/2l लिख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, v/2l। यहां फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है देखो, तो यहां रखो, तो यहां आ रही है 2 2 जा 4 - 1 3 v/2l। यहां कितनी आ रही है देखो जरा, अगली रखो, 3 रखो, 6 - 2 5 v/2l, है ना।
तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें समझ आ रही है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, एल लैम्डा बाय 2। एक मिनट, ओ क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी, यहां पे लिखा बट देखो इसको 2n-1 लिख दिया यहाँ पे। या तो वो देखो कितना आ रहा है, या तो वो आ रहा है आपका लैम्डा बाय 2 है ना, ये हाफ लैम्डा है, या 2 लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2। मतलब कि जनरली अगर आप देखें, देखो ना 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 है, तो n लैम्डा बाय 2 आ गया। मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2l बाय n। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से ये देखूं कि ये क्या डिस्टिंक्शन है, ये अलग अलग वेव ऐसे ही बनने से होगा क्या। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकालूं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 2l बाय n, या फिर n अपॉन 2l। तो अब देखना आपको डिफरेंस समझ आएगा, n v बाय 2l। अच्छा यहाँ v क्या है, तो आप चाहें तो v को ये लिख सकते हैं, तो मैं फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला और लिख देता हूं आपके लिए, हो जाएगा n अपॉन 2l इंटू रूट टी बाय म्यू, है ना। लेकिन हमें रूट टी बाय म्यू से ही मतलब नहीं, अभी हमें इससे मतलब है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी इसकी लिखें तो ये आ रहा है n इक्वल टू 1, मतलब 1 अपॉन 2l इंटू रूट टी बाय म्यू। अब देखो सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, वो आ रही है 2 अपॉन 2l इंटू रूट टी बाय म्यू, और ये आ रही है देखो थर्ड क्या आ रही है 3 अपॉन 2l इंटू रूट टी बाय म्यू। कुल मिला के हमें ये समझ आ रहा है, यहाँ पे ये करके समझ क्या आ रहा है, समझ ये आ रहा है कि जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रिंग में हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे देखो वो मिलते हैं मल्टीपल, तो जितने मल्टीपल आपको मिलते हैं उसको आप कहते हैं उतना हार्मोनिक। तो ये कौन सा हार्मोनिक है बताओ जरा, ये इसका कौन सा हार्मोनिक है, फंडामेंटल है, या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक यानी इक्वल टू 1 मल्टीपल है, ये है इसका सेकेंड हार्मोनिक। तो स्ट्रिंग में सेकेंड हार्मोनिक भी मिलता है आपको, थर्ड हार्मोनिक भी मिलता है, और हार्मोनिक का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। देखो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, मतलब आप जितनी तेज प्लग करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी। और भी फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, ये सिर्फ नंबर प्लग पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी टेंशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आप देखें गिटार में अलग अलग टेंशन, अलग अलग मास, अलग अलग मोटाई की अलग अलग स्ट्रिंग होती है। अगर आप ये वाला ही पार्ट चेंज कर देंगे तो सेम प्लगिंग पे अलग अलग आवाज आएगी। अगर आप तेज प्लगिंग करेंगे तो डेफिनेटली अलग अलग वेव बन के अलग अलग आवाज आएगी। तो सेम स्ट्रिंग पे लेंथ कंट्रोल करके भी आप ये कर सकते हैं, है ना। अपन अलग अलग लेंथ रखते हैं तो अलग अलग आवाज आती है सेम स्ट्रिंग पे, और अलग अलग स्ट्रिंग करके भी आप आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की अपन साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नोड एंटी नोड की बात करें तो बड़ा सिंपल है, देखो आप, ये आपका एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये आपका एंटी नोड हो गया, नोड हो गया, डिपेंडिंग ऑन कैसी वेव बन रही है। ये आपका एंटी नोड है, ये आपका नोड है, ये एंटी नोड है, नोड है। तो कौन से आप हार्मोनिक में उस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। अब इसी को अगर हम ऑर्गन पाइप में देखें, ऑर्गन पाइप मतलब इसी को अब हम एक पाइप के अंदर देखें कि पाइप में ये कैसे बनेंगी वेव, है ना। तो देखो दो तरीके के पाइप में वेव बन सकती है। पहला होता है ओपन ऑर्गन पाइप, पहला ऐसा पाइप होता है जो दोनों तरफ से ओपन होता है। सर ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी, बन सकती है अगर आप बहुत सही तरीके से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें। तो जब ओपन ऑर्गन पाइप होती है, पाइप दोनों तरफ से ओपन होता है, तो कुछ इस तरीके की सबसे पहली वेव ऐसी बन सकती है, देखो आप, है ना। सबसे पहली ओपन में तो यही होगा, क्योंकि ओपन में इससे छोटी तो वेव पहले एक प्राइमरी वेव तो बन नहीं सकती, तो ऐसी प्राइमरी वेव बनेगी। सेकंड में क्या होगा आप देखो, सेकंड में ये होगा। थर्ड में क्या होगा आप देखो, थर्ड में ये होगा, है ना। यहीं पे मैं क्लोज्ड भी लिख दूं साथ में, क्लोज्ड भी आपको बना के दिखाऊं, तो क्लोज्ड में एक तरफ से क्लोज्ड होगा, है ना। तो पहली कैसी बनेगी क्लोज्ड में, देखो अब क्लोज्ड में आपको बाउंड्री मिल सकती है, तो ऐसी बन जाएगी, या फिर ऐसी बन जाएगी, या फिर ऐसी बन जाएगी, है ना। तो क्लोज्ड में ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो इनकी स्टडी करते हैं, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ पाइप से लैम्डा को रिलेट करना है। अब देखो ये कितनी लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाय 4 है, याद रखना, है ना। ये पूरी लैम्डा होती है और ये सिर्फ इतनी है, इतनी। तो लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2 हो जाएगी। तो या तो इसकी एल लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ रही है, देखो, या फिर लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ रही है, या फिर लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ रही है। मतलब कि ये तो बिल्कुल
स्ट्रिंग जैसी आ गई, स्ट्रिंग जैसी आ गई तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी अपॉन, देखो आप ये फॉर्मूला भी हमने बनाया था यहाँ पे, देखो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, एल 2L बाय एन, है ना, यहां से लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो 2L बाय एन, तो आ गया NV बाय 2L। बस यहां पे याद रखना कि जो V की वैल्यू है वो अब क्या आएगी, या तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी आएगी, है ना, या फिर वो अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, लेकिन हमें उससे मैटर नहीं करता, हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट मैटर करता है। तो अगर मैं फर्स्ट मोड के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकालूं, देखो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1/2L V/2L आ रही है, मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं अपॉन। सेकंड के लिए कितनी आ रही है, 2V/2L आ रही है। थर्ड के लिए कितनी आ रही है, 3V/2L आ रही है। तो मतलब देखो फिर से सारे हार्मोनिक मिल रहे हैं, ये फंडामेंटल हो गया, ये आपका फर्स्ट, देखो सॉरी सेकंड हार्मोनिक है, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो यही हो गया, इसी का मल्टीपल तो यही है, ये इसका सेकंड मल्टीपल है, तो सेकंड हार्मोनिक हो गया, ये इसका थर्ड हार्मोनिक हो गया, है ना। इस तरीके से इसके हार्मोनिक आपको मिलते चले जाएंगे। फिर नोड और एंटी नोड की पोजीशन तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। इस वाले में देखो ये आपका नोड हो गया और ये आपका एंटी नोड हो गया, तो एंटी नोड आपको या तो L = 0 पे मिलेगा, या L = λ/4 पे मिलेगा, या L = 0। इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं, L = 0 है, ये λ/4 है ना, ये λ/2 है, ये 3 λ/4 है, ये 2 λ/2। इस तरीके से आप नोड एंटी नोड की पोजीशन को मार्क कर सकते हैं। मेन है जो है वो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आपको याद रखना, और कितने हार्मोनिक मिलते हैं ये आपको याद रखना। अगर हम क्लोज्ड की बात करें तो देखो बड़ा यूनिक होगा। अब यहां देखो, यहां पे L की वैल्यू λ/4 आ रही है, देखो पहले में ये λ/4 है, ये कितना λ/4 है, 1 2 3, तो ये है 3 λ/4, फिर है 5 λ/4, मतलब ये है 2n-1 इंटू λ/4, है ना। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4L/2n-1। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो वेलोसिटी अपॉन 4L इंटू 2n-1, यही है। चलो n = 1 रख के देखो इसमें क्या आता है। अगर मैं n = 1 रखता हूं तो ये आ रहा है V/4L। अब देखना यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अगर मैं n = 2 रखूं तो फ्रीक्वेंसी देखो कितनी आ रही है, 2 2 4 -1, 3V/4L। देखो आप 3 रखूं तो कितनी आ रही है, 3 2 6 -1, 5V/4L। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो आप यहां पे आपको V/4L का थर्ड मल्टीपल मिला और फिर फिफ्थ मल्टीपल मिला, मतलब यहां पे सारे मल्टीपल नहीं मिल रहे हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं मिल रही हैं, फंडामेंटल मिल रही है, फिर सीधे उसका 3 गुना मिल रहा है, थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है, और फिर सीधे उसका फिर फिफ्थ हार्मोनिक मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्लोज ऑर्गन पाइप में कि वहां पे ऑल्टरनेटिव हार्मोनिक्स आपको मिल रहे होते हैं। तो याद क्या रखना है, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो चैप्टर है उसको हमने मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली ऐसे खत्म किया है कि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना, जब आप इसके एनसीईआरटी वीडियो को देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल वीडियो को देखेंगे, तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।